एवरीवन, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि फंक्शनल एनालिसिस से है एंड ये ISI 2024 में पूछा गया था। चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। हमको क्वेश्चन में H1 एंड H2 दो हिल्बर्ट स्पेसेस गिवन है एंड phi इज अ मैपिंग फ्रॉम H1 टू C जो कि एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है। तो हमको गिवन क्या क्या है? H1 and H2 are two complex Hilbert spaces such that H1 is a subset of H2। हम जब हिल्बर्ट स्पेस बोलते हैं इसका मतलब होता है अ कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस। कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेसेस को हम हिल्बर्ट स्पेसेस कहते हैं एंड phi इज अ बाउंडेड लीनियर फंक्शन फ्रॉम दिस H1 टू C and this is a bounded linear functional। हमको दिखाना है that the Han-Banach non-preserving extension of phi to H2 is unique। So what is our claim? Our claim is the extension of phi to H2 is unique। ठीक है, हम जब देखते हैं कि Han-Banach non-preserving extension तो यहाँ से इसका एग्जिस्टेंस जो दिखाता है वो है Han-Banach थ्योरम। तो हम रिकॉल कर लेते हैं एक बार हमारा Han-Banach थ्योरम क्या कहता है। Han-Banach थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है, इफ X इज अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस एंड X नॉट जो है अगर एक सबस्पेस ऑफ X है सच दैट there is a function phi which is a mapping from this X naught to F जो कि एक bounded linear functional है, then there exists a function f from the space X to F such that एक तो हमारा जो f है वो भी bounded हो, दूसरा है कि वो हमारा continuous extension है। continuous extension है का मतलब f restricted to this subspace X naught that is equal to the function phi and तीसरा है norm preserve हो जाएगा। norm preserve का मतलब हमारा norm of f is equal to norm of this functional phi। तो ये कहता है हमारा Han-Banach थ्योरम। तो सबसे पहले existence of this extension of this bounded linear functional phi वो मिलता है from this Han-Banach थ्योरम। तो हम यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हमारा H1 जो है इट इज अ सबसेट ऑफ H2। तो हम H2 को एज अ पेरेंट स्पेस हम ट्रीट कर सकते हैं, राइट। एंड phi इज अ मैपिंग फ्रॉम दिस H1 टू C जो कि एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है। सो फ्रॉम Han-Banach थ्योरम व्हाट कैन आई से, फ्रॉम Han-Banach थ्योरम और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज HBT जो कि यहाँ पर क्लियरली अंडरस्टूड है। यहाँ से हम कह सकते हैं that there exists a function phi from the parent space and हमारा parent space यहाँ पर क्या है H2 to C such that एक तो हमारा F जो है वो bounded हो and the restriction of F to this H1 is equal to phi। इसका मतलब क्या है that f of x is equal to phi of x। This is equal for all x belongs to this H1 and तीसरा है norm of f is equal to norm of phi। ठीक है, तो ये है हमारा Han-Banach norm preserving extension। This is the function f। अभी existence तो हो गया, हमको क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रूव करो कि ये जो फंक्शन f है ये यूनिक है। That means there exists a unique such function। तो यहाँ पर हम उसका उल्टा मान लेते हैं। Suppose there exist two such functions। Suppose there exist two such functions। two such functions का क्या मतलब है, यहाँ पर हमको ऐसा दो functions है such that एक तो है उसको हम एक को मान लेंगे f1 एंड दूसरे को मान लेंगे f2। ठीक है, तो f1 is a mapping from this H2 to C such that ये f1 जो है उसको अगर हम restrict कर देंगे to this H1 वो बनेगा हमारा phi and norm of this f1 is equal to norm of phi। ठीक है, ये हमारा पहला फंक्शन है। दूसरा फंक्शन हम मान लेते हैं कि एक और फंक्शन विद द सेम प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट कर रहा है। तो सपोज देयर एग्जिस्ट वन मोर फंक्शन f2 which is a mapping from H2 to C such that this f2 restricted to this Hilbert space H1 this is equal to phi and यहाँ पर हम जब phi बोल रहे हैं we mean the bounded linear functional which is defined on H1 जो कि हमको given है। ठीक है, at the same time we have norm of this f2 is equal to norm of phi and हम जब बोल रहे हैं this f1 restricted to H1 is phi, इसका क्या मतलब है,
इसका मतलब यही तो है that f1 of x is equal to phi of x for all x belongs to h1, है ना. एंड f2 restricted to this h1 is phi का मतलब क्या है? That implies that this f2 of x is equal to phi of x whenever this x belongs to this h1. एंड ये f1 f2 कैसा फंक्शनल होना चाहिए? इट इज अ कंटिन्यूस एक्सटेंशन और इट इज अ बाउंडेड एक्सटेंशन, राइट. सो ये जो है हमारा f1 भी बाउंडेड हो गया एंड f2 भी हमारा बाउंडेड हो गया. हम जब हिल्बर्ट स्पेसेस और बाउंडेड लीनियर फंक्शनल इन दोनों टर्म्स को जब भी हम साथ देखते हैं तो हमको एक चीज याद आता है, वो है हमारा रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम. ठीक है, तो चलिए हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं. व्हाट इज आवर रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम? हमारा जो रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम है वो हिल्बर्ट स्पेसेस पर डिफाइंड है. तो ये स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर मान लो कि एक मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस है, तो इफ H इज अ हिल्बर्ट स्पेस एंड इफ आई हैव अ बाउंडेड लीनियर फंक्शनल ऑन दिस स्पेस H, का मतलब मान लो कि मेरे पास एक फंक्शन f है जो कि बाउंडेड लीनियर फंक्शनल, मतलब इट बिलोंग्स टू द डुअल ऑफ दिस the space H. So what is a dual of a space? Dual of a space का मतलब the collection of all bounded linear functionals. ठीक है, तो अगर मान लो कि मेरे पास एक bounded linear functional है जो कि इस space H पर defined है, then there exists a unique vector. Then there exists a unique vector V belongs to this space H such that this f of x is equal to the inner product of this x and V. At the same time, we also have this norm of f is equal to norm of this v. तो अगर मान लो कि हिल्बर्ट स्पेस पर कोई भी एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है, तो हमको एक ऐसा यूनिक वेक्टर मिलेगा इन द स्पेस h such that the function can be represented as the inner product of the x and that unique vector what we have got. And how is this possible? It is possible in a way that हमारा नॉर्म जो है वो प्रिजर्व हो जाए विद द वेक्टर v. ठीक है, तो नॉर्म ऑफ f जो है इट इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ v. तो यहाँ पर देखना कि हमारा जो phi है इट इज अ बाउंडेड लीनियर फंक्शनल ऑन द स्पेस h1. यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन में अगर बात करें तो हमारा h1 इज द सबसेट ऑफ h2 है. एंड यहाँ पर ये ध्यान रखना दैट h1 भी एक हिल्बर्ट स्पेस है, राइट, एंड H2 भी एक हिल्बर्ट स्पेस है. यहाँ पर हम दो एक्सटेंशंस एग्जिस्ट करते हैं वो हम एज्यूम किए हैं, राइट. सो हियर वी हैव एज्यूम दैट हमको दो ऐसे एक्सटेंशंस मिलेंगे. सो f1 वाज एन एक्सटेंशन from this H2 to C which satisfies all the properties. तो ये भी एक bounded linear functional हो गया on the space H2, right. So हम इस function f1 of x को लिख सकते हैं as inner product of x v1, right. So using the Rees representation theorem, there exists some unique vector v1 belongs to the entire space and हमारा space यहाँ पर क्या है? H2 है, such that this f1 of x is equal to inner product of x and v1. At the same time क्या होना चाहिए? हमारा norm क्या होना चाहिए? वो प्रिजर्व होना चाहिए. तो norm of f1 is equal to norm of v1. ये हो गया for this function f1, राइट. तो यही चीज अगर मैं फंक्शन f2 के लिए कर सकती हूँ, है ना. तो f2 भी क्या है? इट इज ऑल्सो अ बाउंडेड लीनियर फंक्शनल फ्रॉम h2 to c. इट इज बाउंडेड. तो इसके लिए हमको एक यूनिक वेक्टर v2 मिलेगा such that this f2 of x क्या होगा? इट इज इनर प्रोडक्ट ऑफ दिस x and v2, जहां पर हमारा नॉर्म ऑफ f2 क्या होगा? इट इज इक्वल टू दिस नॉर्म ऑफ v2. सो यहाँ पर इतना तक क्लियर है सबको. यहाँ पर ये चीज भी साथ में चलेगा दैट f1 और f2 इन दोनों फंक्शन का जो रेस्ट्रिक्शन है ओवर द स्पेस h1 दिस इज इक्वल टू phi. यानी कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दिस f1 ऑफ x जो है इट इज इक्वल टू f2 ऑफ x एंड दिस इज इक्वल टू phi ऑफ x whenever this x belongs to h1, राइट. सो हम क्या देखे हैं दैट हमारा जो f1 ऑफ x है इट इज इक्वल टू f2 ऑफ x. दिस इज इक्वल टू दिस phi ऑफ x whenever this x belongs to h1. क्योंकि हमारा जो फंक्शन phi है, द बाउंडेड लीनियर फंक्शनल phi है, f1 और f2 उसी का एक्सटेंशन है,
राइट, F1 एंड F2 जो है उसी का एक्सटेंशन है. सो फ्रॉम हियर व्हाट कैन आई से दैट व्हेन दिस x बिलोंग्स टू H1, जब भी हमारा H1 का कोई एलिमेंट हो तो हमारा F1 ऑफ x क्या हो रहा है, इट इज इक्वल टू F2 ऑफ x, है ना. सो व्हाट इज F1 ऑफ x इन टर्म्स ऑफ इनर प्रोडक्ट, दिस इज नथिंग बट इनर प्रोडक्ट ऑफ दिस x एंड v1, and F2 of x क्या है, it is the inner product of this x and v2, right. So from here what can I say that inner product of this x v1 minus v2 जो है this is equal to 0 and this is true for all x belongs to H1. तो यहाँ से क्या मिल गया that हमारा जो v1 minus v2 है this belongs to the orthogonal complement of this H1. v1 माइनस v2 कहाँ पर बिलोंग कर गया, इट बिलोंग्स टू द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ H1, क्योंकि आप H1 का कोई भी एलिमेंट लो उसके साथ इसका इनर प्रोडक्ट हमेशा 0 हो रहा है, राइट. तो अभी हम ये v1 माइनस v2 को ही एक वेक्टर कुछ w मान लेते हैं. तो यहाँ से हमको क्या मिल गया दैट हमारा v1 क्या हो गया, v1 इज इक्वल टू v2 प्लस w हो गया, है ना. एंड v1 एंड v2 कहाँ का एलिमेंट्स है, ये ध्यान देना, हमारा v1 एंड v2 जो है दे आर बोथ द एलिमेंट्स ऑफ द स्पेस H2, राइट, दे आर बोथ द एलिमेंट्स ऑफ द स्पेस H2. सो यहाँ पर हम ये तो नहीं कर सकते कि हमारा v1 माइनस v2 जो है वो H1 में बिलोंग करेगा, वो चीज हम नहीं कर सकते हैं. बस हम इतना कह सकते हैं कि हमारा जो v1 माइनस v2 है इट बिलोंग्स टू द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ द स्पेस H1. हियर इन दिस क्वेश्चन मेरा एंड मोटिव क्या है, मेरा एंड मोटिव ये है देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लीनियर फंक्शनल दिखाना, है ना. तो हम जो यहाँ पर दो फंक्शनल्स F1 एंड F2 जो एग्जिस्ट करवाए हैं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लीनियर फंक्शनल. मतलब मैं एट द एंड ये प्रूव करना चाहती हूँ दैट मेरा जो वेक्टर v1 है that should be the vector v2. So what is my end motive? My end motive is to show that vector v1 is equal to vector v2. मतलब my motive is to show that this vector w जो है this is equal to 0, है ना. ये w 0 होगा तभी तो मेरा v1 equals to v2 होगा. अभी यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना that हमारा जो फंक्शन phi है, this function phi is a mapping from H1 to C. ये खुद में एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है, राइट, ये खुद में एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है. तो यहाँ पर H1 क्या है, इट इज अ हिल्बर्ट स्पेस, इट इज अ हिल्बर्ट स्पेस. तो इंडिपेंडेंटली ऑन दिस स्पेस H1 मैं फिर से रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम यूज कर सकती हूँ. सो यूजिंग दैट व्हाट कैन आई से दैट देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वेक्टर u, एंड ये वेक्टर u इस बार कहाँ से आ रहा है, इट बिलोंग्स टू द स्पेस H1, क्योंकि हमारा phi जो बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है उसका पेरेंट स्पेस ही हमारा H1 है, राइट. सो देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वेक्टर इन H1 such that this phi of x is equal to inner product of this x and u, and this is true for all x belongs to H1. So this phi of x can be written as this inner product only when the elements are from the Hilbert space H1. At the same time, we also have this norm of phi जो है it is equal to this norm of u, right? तो अभी हम इसे पहले हम देखें that v1 को हम लिख पा रहे हैं as v2 plus w, and where does this w belong from? It belongs to the orthogonal complement of this H1. So from here क्या हम बोल सकते हैं that v2 belongs to the Hilbert space H1? It is always not necessarily true, right? But here we are going to prove that. तो हमारा जो वेक्टर v1 क्या था, so from इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे सकते हैं, ठीक है. So from equation 1, from this equation 1 what do we have? We have that v1 is equal to v2 plus w, है ना, and this w is an element from this orthogonal complement of H1. Now what is my claim? My claim is that this v2 जो है, ये जो हमारा v2 है, हमारा क्लेम ये है that ये जो v2 है it belongs to the Hilbert space H1, ठीक है. अब मेरा क्लेम ये है. So अभी आप एक चीज तुरंत रिकॉल करना. व्हाट इज अ रिकॉल? दैट मान लो कि मेरे पास कोई भी एक हिल्बर्ट स्पेस है. सो इफ H इज अ हिल्बर्ट स्पेस, ठीक है, H is a Hilbert space and W मान लो it is a closed subspace of this H. W क्या है? It is a closed subspace of this space H. तो हम इस H को हमेशा तोड़ सकते हैं in the form of this W direct sum
द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W। ठीक है, इसको हम हमेशा ऐसे तोड़ सकते हैं। अभी यहाँ पर आप ये देखना दैट H1 इज द सबसेट ऑफ H2 है ना। H2 क्या है? इट इज आवर पेरेंट स्पेस यहाँ पर, एंड H1 itself इट इज अ हिल्बर्ट स्पेस। हिल्बर्ट स्पेस का मतलब क्या है? इट इज अ कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस, राइट। H1 इज कंप्लीट। H1 इज कंप्लीट का क्या मतलब हो गया? इसका मतलब यही हो गया दैट H1 इज क्लोज्ड, राइट। तो अगर मेरे पास कोई एक क्लोज्ड सबस्पेस है ऑफ द पेरेंट स्पेस, एंड हमारा पेरेंट स्पेस यहाँ पर क्या है? इट इज H2। हम H2 को, हमारा पेरेंट स्पेस को हम हमेशा तोड़ सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस क्लोज्ड सबस्पेस एंड इट्स ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अभी तक हम क्या जानते हैं दैट ये जो हमारा जो V2 है इट बिलोंग्स टू H2, क्योंकि हम जब एग्जिस्टेंस ऑफ दैट वेक्टर्स V1 एंड V2 हम लिए थे, वी हैड शोन दैट इट बिलोंग्स टू दिस H2, राइट। सो अभी तक हम ये जानते हैं हमारा जो वेक्टर V2 है इट बिलोंग्स टू दिस H2, हम बस इतना जानते थे, राइट। अभी मुझे दिखाना है दैट ये जो V2 है it belongs to H1. तो as V2 belongs to this H2, V2 can be written as the sum of two elements Y0 and Y0 का orthogonal complement। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, this is just a notation, ठीक है। तो V2 can be expressed as the sum of this Y0 and Y0 का orthogonal complement where this Y0 belongs to this space H1 and ये Y0 complement, ये जो element है it belongs to H1 complement. At the same time what do we have? We have that inner product of this Y0 and this Y0 का orthogonal complement, this is equal to 0, ठीक है। तो अगर हम ये दिखा दे that ये जो Y0 complement है ये वैल्यू अगर 0 मैं अगर दिखा दूं तो इससे ये साबित हो जाएगा that हमारा जो वेक्टर V2 है वो H1 में ही बिलोंग करेगा, राइट। तो अभी मेरा प्रूफ इस डायरेक्शन की ओर बढ़ेगा टू शो दैट ये जो Y0 कॉम्प्लीमेंट ये वाला जो एलिमेंट है उसका वैल्यू इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब मैं कोई भी एलिमेंट ले लूं अगर H2 में से, सो whatever the element I take in H2, what is inner product of this X and this V2? This is nothing but inner product of X, this Y0 plus Y0 complement, and this is nothing but inner product of this X Y0 plus inner product of this X and Y0 का complement, and this is true for all elements in H2, right? So in particular अगर मैं कोई भी element ले लूं from H1 तब क्या होगा? So if I take any element in H1 for all X belongs to H1, what do we get? We get inner product of this X and this V2. This is nothing but inner product of this X and this Y0 plus inner product of this X and Y0 का complement, ठीक है। तो आप अभी एक बात ध्यान रखना दैट हमारा जो F1 एंड F2 ये जो दोनों फंक्शंस है इट इज द कंटिन्यूअस एक्सटेंशन ऑफ द फंक्शन phi ऑन H1, राइट। सो ड्यू टू दैट व्हाट डिड वी हैड दैट हमारा जो F1 ऑफ X है, सो वी हैड दैट हमारा जो F1 ऑफ X है, F2 ऑफ X है एंड हमारा जो phi ऑफ X है ये तीनों इक्वल है for all X belongs to H1, and हम F1 of X को हम कैसे रिप्रेजेंट किए? It is inner product of this X V1, है ना। F2 of X को हम कैसे रिप्रेजेंट किए? inner product of this X and this V2, right? and हमारा phi of X क्या है? phi of X was inner product of X and the vector U, है ना। तो यहाँ पर आप ये ध्यान देना दैट X हमारा जो H1 से है, ठीक है, एंड Y0 कॉम्प्लीमेंट ये H1 का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से है। तो व्हाट इज द इनर प्रोडक्ट ऑफ दिस X एंड दिस Y0 का कॉम्प्लीमेंट? इसका तो वैल्यू जो 0 होना चाहिए व्हेन X बिलोंग्स टू H1, राइट। सो फ्रॉम हियर व्हाट कैन आई से दैट इनर प्रोडक्ट ऑफ दिस X एंड V2, दिस इज नथिंग बट आवर फंक्शन F2, है ना, एंड दिस इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ दिस X Y0, है ना, एंड इट इज सेम एज दिस इनर प्रोडक्ट ऑफ दिस X एंड U, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारा एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं वो एक बार ध्यान देना। यहाँ पर हमारा जो V2 है इट बिलोंग्स टू H2, ठीक है, एंड हियर Y0 जो है दिस बिलोंग्स टू H1। Y0 कहाँ का एलिमेंट है? Y0 हमारा H1 का एलिमेंट है, राइट। वैसे ही हमारा U कहाँ का एलिमेंट है? U was a unique element what we had got from the Rees representation theorem, right?
So this belongs to H1. And where is it true? This is true for all x belongs to H1. आप x H1 से कुछ भी उठा लो, उन सब के लिए ये ट्रू है। अब देखना, हम बोल रहे हैं दैट u हमारा यूनिक एलिमेंट है ऑन द स्पेस H1। हम जो रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम से हम जो एलिमेंट u को हम लाए थे, सो दिस u वाज अ यूनिक एलिमेंट इन H1 सच दैट हमारा वैल्यूज जो है वो सारा कुछ हमारा सेम हो रहा था, अलॉन्ग विद दैट हमारा नॉर्म भी प्रिजर्व हो रहा था, राइट। बट यहाँ पर क्या आ गया, देखो यहाँ पर y0 और u दो अलग अलग एलिमेंट्स आएंगे, आ रहे हैं, है ना। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू H1 अगर ये कंडीशन को होल्ड करना चाहिए, फॉर दिस टू होल्ड ट्रू, मुझे क्या लेना पड़ेगा, वी मस्ट हैव दिस y0 is equal to u. Why? Because u was the unique element from the Rees representation theorem what we had got, है ना। But here we are saying that y0 is one more element which is satisfying all those conditions of the Rees for the space H1. So y0 cannot be distinct from u. So from here what did I get? I got that y0 जो है it must be equal to the vector u. Okay? अभी जो हमारा नॉर्म ऑफ जो फंक्शन फाई है वो किस किस के साथ इक्वल हो रहा है, पहले तो हमको f1 एंड f2 हैंड बनाए से जो सब आया था, राइट। सो फर्स्टली वी हैड दैट दिस नॉर्म ऑफ फाई is equal to this norm of this functional f1 and this is equal to the norm of this functional f2, right। उसके बाद हमको रेज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम की मदद से हमको मिला था दैट नॉर्म ऑफ फाई जो है it is equal to this norm of this v1 and norm of this v2, right। So norm of this v1 and this is equal to the norm of v2 and h1 पर जो आया था the vector u उसके साथ भी उसका नॉर्म इक्वल है। सो इतने सारे जो वेक्टर्स और फंक्शनल्स हैं उन सबका नॉर्म्स क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। सो इन पर्टिकुलर मेरे पास क्या है, द नॉर्म ऑफ फाई इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू, ये है। एंड नॉर्म ऑफ फाई किसके साथ इक्वल है, नॉर्म ऑफ v2 के साथ भी इक्वल है। सो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट दिस नॉर्म ऑफ दिस फाई का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस नॉर्म ऑफ दिस v2 का स्क्वायर, है ना। एंड हमारा जो v2 क्या था, इट वाज द सम ऑफ टू एलिमेंट्स y0 एंड द y0 का कॉम्प्लीमेंट, है ना। y0 एंड y0 का कॉम्प्लीमेंट का स्क्वायर, राइट। सो y0 और y0 कॉम्प्लीमेंट का इन दोनों का इनर प्रोडक्ट क्या था, इट वाज 0 ना। तो यहाँ पर हम आराम से पाइथागोरस थ्योरम को हम अप्लाई कर सकते हैं। सो इफ आई यूज पाइथागोरस थ्योरम व्हाट डू आई गेट, आई गेट दैट नॉर्म ऑफ दिस इज y0 का स्क्वायर प्लस दिस नॉर्म ऑफ y0 कॉम्प्लीमेंट का स्क्वायर, ये मिल गया, राइट। सो हमारा जो नॉर्म ऑफ फाई स्क्वायर है इट इज इक्वल टू दिस नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर। सो नॉर्म ऑफ फाई के स्क्वायर से हम लिख सकते हैं इट इज नॉर्म ऑफ दिस यू का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर नॉर्म ऑफ दिस y0 स्क्वायर है एंड वी हैड दिस y0 इज इक्वल टू द वेक्टर u। सो नॉर्म ऑफ दिस y0 इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ u आएगा। सो फ्रॉम हियर उसका स्क्वायर्स भी इक्वल होंगे। सो ये नॉर्म ऑफ y0 स्क्वायर की जगह पर हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर प्लस ये y0 कॉम्प्लीमेंट का स्क्वायर, है ना। एंड ये दोनों तो कट गए। सो फ्रॉम हियर आई गॉट दिस नॉर्म ऑफ दिस y0 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 एंड दिस विल फोर्स दिस y0 कॉम्प्लीमेंट जो एलिमेंट है दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम जो वेक्टर v2 को हम लिखे थे, जो हम वेक्टर v2 को हम लिखे थे एज y0 प्लस y0 का कॉम्प्लीमेंट, हमको मिल गई ये जो y0 है दिस इज इक्वल टू u एंड ये जो y0 कॉम्प्लीमेंट है ये एलिमेंट दिस इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर व्हाट डिड आई गेट, आई गॉट दैट दिस v2 इज इक्वल टू दिस y0 एंड ये y0 किसके बराबर है, इट इज वो u के बराबर है। एंड ये v2 कहां से आ गया, इट बिलोंग टू द स्पेस H1, राइट। सो यहाँ पर हमारा की पॉइंट ये था that हमारा जो v2 है it is an element from the Hilbert space H1, right? तो अभी हम उस रिलेशन पर जाते हैं जहां पर हम v1 एंड v2 को रिलेट किए थे, ठीक है। तो हम v1 इज इक्वल टू v2 प्लस w लिखे थे, राइट। एंड हमारा w तो था हमारा ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस H1 एंड हम अभी ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं दैट हमारा जो v2 है दिस बिलोंग्स टू द स्पेस H1, राइट।
हम ये बात ऑलरेडी अभी प्रूफ कर चुके हैं। तो अब ये बताओ दैट V2 जो है H1 का एलिमेंट है, W जो है H1 का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में है। हमारा क्या मिला अभी, V2 जो है वो कहाँ का एलिमेंट है, H1 का एलिमेंट है, एंड हमारा जो W है इट वाज एन एलिमेंट ऑफ दिस H1 का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों का इनर प्रोडक्ट क्या होगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ दिस V2 एंड W, ये क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 0, राइट। एंड हमारा जो V1 था वो क्या था, V1 was equal to V2 plus this W, है ना। So here if I use Pythagoras theorem, what would I get? I would get that this norm of this V1 का square, this is equal to norm of this V2 plus W का whole square, and from Pythagoras theorem इन दोनों का inner product क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। So this is equal to norm of this V2 square plus norm of this W का स्क्वायर। एंड हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं दैट नॉर्म ऑफ V1 इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ V2, राइट। हम जो सारा इक्वालिटीज लिखे हैं यहाँ पर ये बात ध्यान देना, हमारा नॉर्म ऑफ V1 किसके बराबर हो रहा है, नॉर्म ऑफ V2 के बराबर हो रहा है। सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट नॉर्म ऑफ दिस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस नॉर्म ऑफ V1 स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ W का स्क्वायर। सो ये तो हमारा 0 हो गया, है ना। So from this I got this norm of this W, this is equal to 0, and that will imply norm of the vector W is equal to 0, right? And हमारा vector W क्या था, हमारा vector W था V1 minus V2. So V1 minus V2 जो है this is equal to 0. So हम कहाँ पर पहुंच गए, हम पहुंच गए ना, हमारा V1 is equal to V2, and हमारा V1 V2 कौन से vectors थे, those were the vectors what we had got using the Ray's representation theorem for two functionals f1 and f2, है ना। हमारा जो f1 क्या था, f1 was the inner product of this x and v1 for all x belongs to h2, and हमारा f2 क्या था, it was inner product of this x and v2 for all x belongs to our parent space, जो कि यहाँ पर हमारा h2 है। अब हम बोल रहे हैं v1 is equal to v2, तो इसका मतलब क्या हो गया, that f1 of x is equal to f2 of x. This is true for all x belongs to our parent space h2, and from here I can say that हमारा जो Han-Banach norm preserving extension जो था from phi to h2 वो हमारा unique था। So from here हमारा Han-Banach नॉर्म प्रिजर्विंग एक्सटेंशन इज यूनिक हम बोल सकते हैं। नॉर्म प्रिजर्विंग एक्सटेंशन ऑफ द फंक्शनल phi to h2, ये हमारा यूनिक है, ठीक है। आई होप आप इस सॉल्यूशन को समझे हैं अच्छे से। आप अगर ऐसे और सॉल्यूशंस चाहते हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन विद द एग्जाम ईयर एंड द क्वेश्चन नंबर, ठीक है। टिल देन be happy and keep learning.